आसमान में पूरी तरह काले बादल छाए हुए थे। रात के 10 बजे के बाद भी चांद नजर नहीं आ रहा था। बिजली बार बार कड़क रही थी और सर्द हवाएं चल रही थीं। ऐसे में एक आदमी अपने हाथों में एक 8 साल के बच्चे की लाश को पकड़े, घुटनों को जमीन पर टेक, ऊपर आसमान की ओर देख आंसू बहा रहा था। मुझे भगवान से कोई आस नहीं है। मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता। मुझे जो कुछ भी चाहिए शैतान से चाहिए, दानवों से चाहिए, आत्माओं से, डायनों से, चुड़ैलों से। और उसने एक लंबी सांस भरी और कहा, दमोरी से चाहिए। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूं। सारी जिंदगी शैतान का नाम लूंगा और जब मेरी मौत आएगी तो वो भी शैतान के नाम पर ही आएगी। मैं आपको अपने इस बच्चे की आत्मा चढ़ावे में दे रहा हूं। मेरी पुकार सुन लीजिए। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्रों का जाप करने लगा। आसमान में जोरों की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो अभी भी मंत्रों का जाप किए जा रहा था। काफी देर तक उसने अपनी आंख नहीं खोली। तभी अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुछ देर बाद विजय अपनी बीवी नंदिनी के साथ अपने कमरे में था। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। विजय ने नंदिनी की तरफ करवट ले रखी थी और उससे बातें कर रहा था। विजय, शादी के बाद सिर्फ एक बार हनीमून पर गए थे। उसके बाद तो जैसे तुमने कसम खा ली है कि मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाओगे। अरे ऐसा नहीं है डार्लिंग, मैं तो तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ऑफिस की इतनी जिम्मेदारी है कि निकलना ही नहीं हो पा रहा। तो क्या करूं? घूमने जाने के लिए एक अलग हस्बैंड रखूं क्या? तुम भी ना नंदिनी, कुछ भी बोल देती हो। कम से कम सोच समझ कर तो बात किया करो। तभी उन दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। कौन है? तभी फिर से वही हंसने की आवाज आई और घर की सभी लाइट्स बंद हो गईं। कोई है यहाँ? ये लाइट कैसे चली गई? थोड़ा सब्र करो विजय, मैं अभी तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। What the hell are you? विजय के ऐसा कहते ही लाइट वापस आ गई और विजय ये देखकर हैरान रह गया कि नंदिनी अब कमरे में नहीं थी। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो तुम? विजय, जल्दी से अपनी नंदिनी को ढूंढ लो, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर विजय तेजी से कमरे से बाहर निकला। नंदिनी हॉल में भी कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो हंसने की आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। कौन हो तुम और मेरी नंदिनी कहाँ है? नंदिनी मेरे ही पास है विजय, ढूंढो मुझे। कहाँ हूँ मैं मिल जाऊंगी तो नंदिनी भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। विजय ने ध्यान से सुना तो ये आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। वो तेजी से स्टोर रूम की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजा खोलकर उसने अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि नंदिनी का बिना सर का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है और सामने एक खूबसूरत लड़की अपने शरीर पर बेहद हल्के और कम कपड़े पहने हुए खड़ी हंस रही है। उसके एक हाथ में नंदिनी का कटा हुआ सर था और उससे खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। विजय, तुमने आने में देर कर दी। देखो, तुम्हारी नंदिनी तो खत्म हो गई। नंदिनी! वहीं इस तरफ महेश अपने छोटे से घर में बैठा हुआ हाथ में अपने बेटे का फोटो देखते हुए आंसू बहा रहा था। मेरे छोटू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक तुम ही तो थे जिसे देखकर मैं जिया करता था। तभी अचानक वहां तेज रोशनी उत्पन्न हुई और वही खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। महेश, तुम अब क्यों रो रहे हो?
अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। उसने महेश को नंदिनी की कटी गर्दन दिखाई और कहा, ये देखो, ये तुम्हारे भाई विजय की बीवी का सिर है। मैंने उससे उसकी हंसी तो छीन ली है, अब बस उसको मारना बाकी है। उस कटी गर्दन को देखकर भी महेश को डर नहीं लग रहा था। बेटे को खोने का गम उसे कठोर बना रहा था। दमोरी, उसको मारने से पहले ये जरूर बताना कि उसकी मौत किस वजह से हो रही है। जरूर। ये कहकर दमोरी वहां से गायब हो गई और महेश को अब थोड़ी राहत सी मिली। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अचानक से महेश को उसके मरे हुए बेटे की आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। हाँ मेरे बेटे, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद दोबारा महेश को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी और उसे भी यही लगने लगा कि ये शायद एक वहम था। 2 दिन गुजरने के बाद विजय अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी नंदिनी को खोने का गम दिखाई दे रहा था। तभी उसे अपने ठीक पीछे से दामोरी की आवाज सुनाई दी। विजय, क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी बीवी की याद आ रही है? वो चौंकता हुआ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कैबिन में उसके अलावा और कोई नहीं था। अभी भी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। रात को जब वो अपनी कार से घर लौट रहा था, तभी उसके कानों में दामोरी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वो चौंक पड़ा और उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो दामोरी उसकी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने बाहर भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था और पीछे बैठी हुई दामोरी जोर जोर से हंसी जा रही थी। आखिरकार उसने हार कर अपने कांपते हुए होंठों से कुछ शब्द निकाले। कौन हो तुम? क्यों मेरी नंदिनी को मारा और अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? ये सुनकर दामोरी उसके चेहरे के एकदम करीब आ गई और बोली, याद करो, 6 दिन पहले कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आया था और तुमने उसको क्या जवाब दिया था? अब विजय ने अपने दिमाग पर जोर दिया और 6 दिन पहले का दृश्य किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। विजय अपनी बीवी के साथ हॉल में बैठा हुआ था। उसके पास महेश अपने छोटे बेटे छोटू को हाथों में उठाए आया। छोटू के मुंह से खून आ रहा था और वो बहुत ही बुरी हालत में था। विजय भैया, पिताजी के मरने के बाद आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी जायदाद खुद ले ली। मैंने तब भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं अपने पास जमा किए हुए सारे पैसे इसके इलाज में खर्च कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इसे शहर किसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। आप बस मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, जिससे मेरी थोड़ी मदद हो जाए। अगर एक बार तेरी मदद कर दी ना, तो फिर तू बार बार मुझसे किसी ना किसी बहाने से पैसे मांगता ही रहेगा। मुझे इस झंझट में ना फंसना ही नहीं है। तू यहाँ से चला जा, तेरे लिए वही ठीक होगा, समझा? महेश ने उससे बहुत खुशामद की, लेकिन विजय ने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। महेश के बेटे ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके बाद महेश ने काली दुनिया के सभी प्रेतों का आवाहन किया और मैं उसकी मदद के लिए इस दुनिया में आई। मुझे माफ कर दो, मैं खुद जाकर महेश से माफी मांग लूंगा। नहीं, महेश यही चाहता है कि मैं तुमको भी खत्म कर दूं। ये सुनकर विजय के दिल में और ज्यादा खौफ उभर आया। अगले ही पल कार की विंडस्क्रीन तोड़ते हुए विजय का कटा सर बाहर आ गिरा और दामोरी की हंसी फिजा में गूंज गई। आज दामोरी उस विजय को खत्म कर देगी। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तभी दामोरी वहां पर प्रकट हुई और बोली, पूरा होगा नहीं, पूरा हो चुका। मार दिया है मैंने उस विजय को। ये सुनकर महेश को बहुत अच्छा लगा और उसके मुंह से शैतानी हंसी फूट पड़ी।
अपने आप को मेरा भगवान समझने वाला मेरी खुशियों का हत्यारा मारा गया। अब मैं आजाद हूँ महेश। अब तो मेरे लिए कोई काम नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तुम आजाद हो। उसकी बात सुनकर दामोरी मुस्कुराई और फिर वहां से गायब हो गई। महेश भी अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी ना जाने क्यों उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 बजे उसे अपने बेटे की आवाज फिर से सुनाई दी। पिताजी, पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मेरे छोटू, तू सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है तू? पिताजी, आपने मेरी आत्मा को इनकी दुनिया में भेजकर अच्छा नहीं किया। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। यहाँ बहुत ही डरावने राक्षस, डायन और चुड़ैल है। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर महेश को बहुत दुख हुआ और वो बोला, छोटू, तुम्हारी मौत का बदला लेने की आग में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारी आत्मा का वहाँ क्या होगा। मुझे माफ कर दो छोटू। पिताजी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद छोटू की आवाज आनी बंद हो गई। महेश को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो सोच रहा था कि आगे करे तो क्या करे। तभी न जाने उसे दिमाग में क्या सूझा। उसने घासलेट की कैन उठाई और दूसरे हाथ में फावड़ा। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गया। मैंने इसी जगह छोटू को दफनाया था। हाँ, यही जगह थी। उसने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे छोटू की लाश नजर आई, जिसमें अब काफी हद तक कीड़े लग चुके थे। छोटू, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने छोटू की लाश पर घासलेट डाला। फिर उसने हिम्मत करके माचिस की तिली निकाली और जलाने ही वाला था कि तभी वहां पर दामोरी प्रकट हुई। नहीं महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे की आत्मा को वहाँ से निकालना है। वो वहाँ खुश नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे भी अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं तुमको भी उस दुनिया में लेकर जाऊंगी। मुझे मंजूर है। वैसे भी मैं अब जीकर क्या करूंगा? ऐसा कहकर महेश ने फौरन तिली जलाकर छोटू की लाश पर डाल दी। नहीं! छोटू का शरीर जलने लगा और उसकी आत्मा महेश के सामने आकर खड़ी हो गई। छोटू के चेहरे पर अब खुशी नजर आ रही थी। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उस अंधेरी दुनिया से निकाला। अब मैं आराम से स्वर्ग जा सकता हूँ। इतना कहकर छोटू वहां से गायब हो गया और महेश की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। तभी दामोरी महेश पर झपटी और महेश के पेट में उसने अपना पंजा आर पार कर दिया। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा महेश। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके ऐसा कहते ही उन दोनों के आसपास काला धुआं उत्पन्न हुआ। वो दोनों उस धुएं के साथ ही वहां से गायब हो गए और फिर चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। ये घटना 90 के दशक की है। माधवी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। माधवी हाई स्कूल में थी। उसके घर से उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। उसके पिताजी ने उसे कुछ दिनों पहले ही नई साइकिल लाकर दी थी। माधवी अपने दोस्त अंजू के साथ खेतों से होते हुए स्कूल चली जाती थी। उन्हीं खेतों में एक बहुत पुराना घर बना हुआ था। माधवी को सदैव घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती, जो उन दोनों को आते और जाते हुए देखती रहती। एक दिन माधवी अपने दोस्त अंजू से बोली, जब भी हम दोनों इस घर के समीप से गुजरते हैं, तू अपनी साइकिल की गति तेज क्यों कर देती है? बातें मत कर माधवी, जल्दी जल्दी साइकिल चला। वही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तुम इस घर से इतना डरती क्यों हो?
अरे सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस घर से बहुत घबराता है। क्या तुमने घर के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी हुई उस औरत को नहीं देखा जो हम दोनों को आता और जाता देखती रहती है? मुझे तो उस औरत पर बड़ी दया आती है। तुम तो बेवजह ही इतना डरती हो। मेरे माता पिता ने मुझे मना किया हुआ है इस घर के पास रुकने के लिए, और जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे डांट दिया और कहा कि भूले से भी उस घर के पास मत रुक जाना। वो कहते हैं कि घर में जो औरत रहती है ना, गलती से भी कभी उससे बात मत करना। लेकिन ऐसा क्यों? बोला ना मैंने, जब भी मैं इस बारे में पूछती हूँ तो वो लोग मुझे डांट देते हैं। उस शाम माधवी अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी, आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? पिताजी, खेतों के पास जो एक पुराना सा मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों पर मुझे हमेशा एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो मुझे और मेरी सहेली को स्कूल से आते और जाते हुए देखती रहती है। गांव के लोग उस औरत से इतना डरते क्यों हैं? माधवी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो माधवी, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी उस घर के पास मत रुकना और ना ही कभी उस औरत से बात करना। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? मैंने तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझे तो उस पर बड़ी दया आती है। उसके आंसुओं पर मत जाना, वो खंडहर चक्रमणि वंशजों का है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर स्कूल जाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते से जाने नहीं देता। चक्रपाणी वंशज? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस घर में एक डायन रहा करती थी जिसका नाम चक्रमणि था। जो औरत तुम्हें सीढ़ियों के पास बैठी हुई दिखाई देती है वो उसी चक्रमणि वंशज की है। ये डायन खूनी प्रेत आत्माओं से शारीरिक संबंध बनाती है। इनके यहाँ पुत्र नहीं होता, केवल पुत्रियां होती हैं, और वो भी डायन ही होती है। जवान होने तक वो किसी भी इंसान को नजर नहीं आती और जवान होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मार के खा जाती है। माधवी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई, मगर सच तो ये था कि माधवी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अगले दिन माधवी की दोस्त अंजू की शहर में रहने वाली चाची का अचानक देहांत हो गया। जाने से पहले अंजू माधवी के घर पर आई। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी माधवी। मैं माँ और बाबूजी के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी चाची का देहांत हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या मुझे कुछ दिनों तक अकेले स्कूल जाना पड़ेगा? मजबूरी है माधवी, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए, तुम गलती से भी उस औरत से बात मत कर लेना। अच्छा, तो तुम यही कहने के लिए मेरे पास आई थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस औरत से बात किए बगैर मानोगी नहीं। माधवी, एक बात याद रखना, हमारे माता पिता अगर किसी काम के लिए हमें मना करते हैं ना, तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। अगले दिन माधवी अकेले स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते हुए उसकी नजर जब उस मकान की सीढ़ियों पर पड़ी जो कि आज खाली थी। अजीब बात है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सीढ़ियों पर वो औरत दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेचारी सही भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार हो गई हो। मैंने तो सुना है कि वो अकेली ही रहती है। माधवी ने अपनी साइकिल ठीक उस घर की सीढ़ियों के सामने रोक दी और वो इधर उधर देखने लगी। तभी माधवी के कानों में अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज टकराई। वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने जब पलट कर देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल खुले हुए थे। सुप्रिया उसकी ओर घूरने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? मेरा नाम कामिनी है। मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो आज दिखाई नहीं दी। तुम जिस औरत की बात कर रही हो ना, वो औरत मेरी माँ है। कुछ दिन के लिए वो बाहर गई हैं। तभी अचानक माधवी को कुछ याद आया। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? माधवी कामिनी से कुछ और पूछती कि तभी कामिनी चहकती हुई बोली,
सुनो, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर थोड़ी दूर घुमा सकती हो? हाँ, लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ। अगर मैं स्कूल में लेट हो गई तो टीचर से डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देना, मैं वहाँ से पैदल आ जाऊंगी। उसकी मासूमियत माधवी को बहुत पसंद आई। माधवी ने उसे बैठा लिया और उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। माधवी रोज स्कूल जाते वक्त कामिनी को अपनी साइकिल के आगे बैठा लेती। कामिनी साइकिल पर कुछ ही देर बैठती थी और एक घने पेड़ के पास इशारा करके उतर जाती। माधवी कामिनी को अपने स्कूल में ले जाकर अपने स्कूल की सहेलियों से मिलवाना चाहती थी, मगर कामिनी उस घने पेड़ से आगे कभी नहीं जाती थी। स्कूल से आते वक्त कामिनी माधवी को उस पेड़ के पास मिल जाती। कभी कभी मुझे लगता है कामिनी कि तुम सुबह से इसी पेड़ के पास बैठी रहती हो, घर वापस ही नहीं जाती। तुम इसी घने पेड़ के पास मिलती हो जहाँ मैं तुम्हें सुबह छोड़ती हूँ। एक दिन की बात है, स्कूल से वापस लौटते वक्त माधवी कामिनी को लेकर उसके घर के नजदीक पहुंची ही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कामिनी उसे अपने घर के अंदर ले गई। घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, मगर उस घर में कामिनी के और मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। घर में बसे उस सन्नाटे को महसूस कर माधवी ने कामिनी से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? रात में कोई चोर वोर घुस आया तो? नहीं, मुझे सन्नाटे से ज्यादा आबादी से डर लगता है। और वैसे भी इस वीराने में भला चोर को आकर मिलेगा क्या? एग्जाम शुरू होने से पहले अंजू ठीक होकर घर लौट आई। अंजू के आने पर माधवी बहुत खुश थी। स्कूल जाते समय माधवी ने अंजू को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। माधवी ने साइकिल उस घर के सामने रोक दी। क्या हुआ माधवी? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें उस औरत की बेटी यहीं पर मिलती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा और इस मकान पर भी ताला लटक रहा है। माधवी चुपचाप खामोश मुंह लटकाए अंजू के साथ स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय अचानक माधवी की नजर उसी घने पेड़ पर पड़ी। कामिनी उसी घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई माधवी को घूर रही थी। यही मेरी दोस्त कामिनी है। कामिनी अंजू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा क्रोध झलकता हुआ दिखा और इस बात को अंजू अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। कामिनी ने अजीब अंदाज में माधवी की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी? माधवी ने कामिनी को अपनी साइकिल बैठा लिया। कुछ ही देर में कामिनी का घर आ गया और कामिनी साइकिल से उतरकर चुपचाप घर चली गई। तभी अचानक जोरों से बारिश हुई। बारिश के रुकने तक हम दोनों कामिनी के घर पर रुक जाते हैं, वरना हम दोनों भीगकर बीमार पड़ जाएंगे और एग्जाम सर पर है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है माधवी, मैं नहीं जाऊंगी। कामिनी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। माधवी अंजू घर के अंदर घुस गई, मगर जैसे ही अंजू ने घर के अंदर प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर भय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंदर से उजाड़ और वीरान मकान था, जहां पर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। घर में अंधेरे का साम्राज्य था। तू तो बोल रही थी कि ये घर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंजू, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, मैं सही बोल रही थी। यहाँ से निकलते हैं माधवी, मुझे बाहर ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। और तेरी दोस्त कामिनी, वो कहाँ गायब हो गई? मेरी भी दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। माधवी ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक अंजू की चीख उसके कानों में टकराई। माधवी ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके शरीर में डर की लहरें दौड़ने लगी और अंजू के दिमाग में सन्नाटे आने लगे। उसने देखा कि कामिनी खड़ी हुई है, उन दोनों को घूर रही थी। उसका चेहरा चांदी की तरह सफेद था और उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। उसके हाथ के लंबे नाखून धरती को स्पर्श कर रहे थे और बाल पीछे तक फैले हुए थे। कामिनी भारी आवाज में बोली, तुम्हारी इस दोस्त की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। सोचा था तुम्हारे रक्त में अपना रक्त मिलाकर मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगी,
मगर चक्रपाणी डायनों की वंशज सिर्फ एक से ही मित्रता करती है। यदि उनके मित्र की कोई और मित्र हो तो दोनों की मौत निश्चित है, मतलब तुम्हारी और इस लड़की की। कौन हो तुम? सारी दुनिया जानती है कि इस खंडहर में चक्रपाणी की वंशज ही वास करती है। तो क्या तुमने अपनी माँ को मारकर खा लिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही नियति है। एक दिन मेरी संतान भी मुझे मारकर खा जाएगी। तभी उस खंडहर की छत से कामिनी की माँ की भयानक लाश नीचे गिर पड़ी। माधवी चीखते हुए अंजू से बोली, पिताजी सही थे अंजू, ये एक डायन है, चक्रपाणी डायन। इनके यहाँ यही परंपरा है, ये डायने अपनी ही माँ को खा जाती है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। तभी एक ही झटके में वो डायन ने अपने नाखून अंजू की गर्दन पर चला दिए। अंजू एक चीख के साथ तड़पती हुई वहीं पर शांत हो गई, लेकिन माधवी बहुत तीव्र फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गई। भागते हुए उसके कदम जब तक नहीं रुके तब तक उसका घर नहीं आ गया।